नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाल पान की बेगम। किसकी रचना है? लाल पान की बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, कहानी है। ये जो हमारे है नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड, इनमें ये सिलेबस में सम्मिलित है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल पान की बेगम, बिरजू की माँ, मखनी बुआ, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। बुआ कहती हैं, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? शुरुआत में ही जो वहां पे नौटंकी हो रही थी, जो भी है, तो उसे देखने के लिए सारे लोग जा रहे थे। तो वही है मखनी बुआ पूछती हैं। तभी बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन में कुढ़ रही थी कि अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया जो थी उसके सिर में चुड़ैल मंडरा रही थी, यानी उसके बाल जो थे वो ऐसे थे कि जैसे देख के लगता था इस चुड़ैल जैसा रूप इसने बना के रखा है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सौहाइन की दुकान छोबा गुड़ लाने, यानी चंपिया जो है सौहाइन की दुकान पे गुड़ लेने गई थी, सो अभी तक नहीं लौटी, दिया बाती की बेला हो गई है। आए आज लौट के जरा बाघड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बाघड़ रहा रहा कर कूद फांद कर रहा था। बकरी का बच्चा था उसे बाघड़। उसके बाद बिरजू की माँ बाघड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बाघड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बाघड़ को मारने के लिए मिट्टी का छोटा सा डेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तभी बिरजू की माँ कहती है मखनी बुआ को कि बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना बुआ। वो बुआ को सुना के यही बोलती हैं, क्योंकि बुआ के घर में तो कोई था नहीं। उसके बाद गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात बुआ की देह में धंस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बाघड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही हैं। आहा, आय हाय, हर हर, आय आय, ये आवाज कर रही हैं बिरजू की माँ, और जो बकरी का बच्चा है उसे बुला रही हैं। उसके बाद बिरजू ने लेटे लेटे ही बाघड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है, तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। उसके बाद मखनी बुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन का मन पाट, यानी झूठ का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की
गली गली में बोलती फिरी है कि हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया कि नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, मैंने टोकने गई। जो मखनी बुआ है खुद को ही कोस रही हैं कि क्यों मैंने बिरजू की माँ से ये बात कही। तो सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। और ये बातें जो हैं पानी जो भरने आई हैं कुएं पर, उन्हीं औरतों से बातचीत कर रही हैं। मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के ओंठों को एक और मड़ोड़ कर कहा, ऐंठती हुई बोली, अरे अरे रे, हा बिरजू की माँ, मैं या के आगे नात और पीछे पगहिया ना हो तब ना। हाँ। तब तक जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, बुआ आ सर्वे सित लमटी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भाटा की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन हर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पुतोहू ये व्यंग करती है। उसके बाद जंगी की पुतोहू के बारे में कुछ है कि जंगी की पुतोहू मुंह जोर यानी मुंह तोड़ जवाब देने वाली औरत या लड़की थी। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। यानी मोहल्ले में जितनी लड़ाकू औरतें थीं सबसे 1-2 बार लड़ाई हो चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसीलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है। पुतोहू यानी बहू। उसके बाद जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ आंगन में जंगी की पुतोहू का गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज निकाला, लेकिन मन मशोस कर रह गई कि गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। यानी गोबर में अगर ढेला मारने से तो गोबर खुद के ऊपर ही आएगा। उसके बाद जीव के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। यानी तेरे सर जो है उसको मड़ोड़ कर चूल्हे में डाल देती हूँ। अपनी लड़की के लिए ऐसे बोल रही थी। उसके बाद दिन दिन बेहाल होती जाती। गांव में तो अब ठेठर बहस कोप का गीत गाने वाली पतुरियां पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होंगी हरजाई अरी चंपिया। उसके बाद जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती हैं। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। उसके बाद भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुआ की
टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। उसके बाद बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टारस की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भकभक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनहारी औरतों ने ये कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया की माँ आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुक करती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप और घोड़े की छाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे सपाट सूखते देख। उसके बाद जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोहा गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई। चंपिया जो थी वो सौहाइन की दुकान पे गई थी मिठाई लेने के लिए, और वो मिट्टी के बर्तन से टपकते, जैसे पहले जो गुड़ आता था वो एकदम टपकने वाला होता था, अब भी आता है कहीं कहीं पर, तो वो टपक रहा था, वो उसे चाटती हुई आ रही थी और माँ के तमैचे खाकर यानी 1-2 झापड़ खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? ये सौहाइन जल्दी सौदा नहीं देती है। उसके बाद सौहाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सौहाइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। यानी वो गाती थी कि मुरलिया बाजे न मुरलिया वाला गीत जो है वो गाती थी, ट्यूशन में जाती थी कोचिंग पढ़ने के लिए, तो वही सब लड़कियां थी गाती थी, तो वो भी गाती थी। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। उसके बाद बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ की ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाना चाहता था तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले नहीं दिया। उसके बाद बिरजू था, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तल हाथी फैलाई यानी हाथ फैलाया, दे न मैया एक रत्ती भर। लेकिन बिरजू की माँ ने था नहीं दिया। एक रत्ती क्यों, उठ के बर्तन को फेंक आती हूँ, पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा कि बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी फिर से मारूंगी। 10 साल की चंपिया थी और 7 साल का बिरजू था। उसके बाद चंपिया जानती है कि शकरकंद के छिलके समय से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकोरेगी। अगर वह शकरकंद के छिलके नहीं छीलेगी तो माँ जो है कम से कम 12 बार उसके बाल पकड़ के उसे फिर मारेगी। छोटी छोटी खोंट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों नहीं बैठी है? उस तरह बेजली चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। तभी उसकी माँ कहती है नहीं। माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में जाके सिद्धू की बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए कहाड़ी मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी और लेकर आ। उसके बाद मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से
माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ये और एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू उठाकर भाग गया। उसके बाद सूरज जो था डूब गए थे। दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई थी। सब नाच देखने के लिए व्याकुल थे। चंपिया बीच में बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलयद हिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। उसके बाद सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी, मांगने पर भी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलयद हिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा है। न तीन में न तेरह में। क्या होगा, शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यहाँ मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं पूरे तौर से। उसके बाद मड़ैया के अंदर से बाघड़ को भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई कि कल की पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनटुन टुनटुन मुझे जरा नहीं सुहाता। उसके बाद टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू की को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बाबू आन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी सुनाई दे रही थी। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई बोली चंपिया। उसके बाद चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़ान जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगायो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा, यानी मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे जगाना मत। मड़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। वह अपने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए हैं। तभी चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं था। सांझा तारा डूब रहा था। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनावेगी और चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा।
उसके बाद मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ की चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। उहू पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यहाँ किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे दय, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ावेगी। ये बिरजू की माँ सोचती हुई है। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं कि भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल कर ली बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई कौखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौल के ओजान हुआ भगत के यहाँ। उसके बाद इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा था कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी काड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुस्तौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं किया। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम कर दी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती और कितनी बातें खूब मोहना जानता। उसके बाद चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया भी अंदर चली गई। उसके बाद डिबरी बुझा दे, यानी डिबरी किसको कहते थे? पहले जो था दीपक, जो तेल से जलता था उसे दीपक, उसी को डिबरी बोलते थे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात माझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है जवाब देती थी कि बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। उसके बाद बिरजू के बाप पर तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता और बिरजू की माँ का भाग यानी किस्मत ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शोक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू की बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है? उसके खसम ने पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हटा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया।
आंख से बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में टिंडोरा पिटने लगे कि बिरजू की माँ इस बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। उसके बाद अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था। वह खुद ही कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना, कल भोर पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ बाली पुतरियां, सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे हाँ भगवान। उसके बाद दाढ़ी जार भी 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, यह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है तो किसी के पास एक घुर जमीन भी अपने इस गांव में जलोगे नहीं तो 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की भीख दीट से बचे। उसके बाद तब लो बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कट होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी क्यारी चंपिया चंपिया बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। फिर से कहा कि हूँ। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपिया, भाग के या चुपके चुपके। यानी जो दीवारें नहीं होती थी तो खेत में जो फसल उगाई जाती थी बाजरे की, उसी से वो एक टट्टी जैसी बना के और वही लगाई जाती थी उसी से। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदगुड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा हा, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मल दहिया टोली के गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया हाँ, बाहर से पुकार कर कहा। उसके बाप ने बैलों को घास दे दिया। दे दे चंपिया हाँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना तो रोशनी, ना चिराग, ना चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खरखराहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। उसके बाद बिरजू बेटा बिरज मोहन, बिरजू का पूरा नाम था बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मान के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। फिर चंपिया हाँ, उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 शीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। ढेर पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। उसके बाद ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन में सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में खुल गया।
उसके बाद नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशील टट्टी में खोस के अपने खेत का है। उसके बाद अपने खेत का है हुसलाती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघान चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी। सारे खेत की बालियां। मलहद हिया टोली पर जा रहा था। उसने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, 5 शीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। उसके बाद बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नवरात्र के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है। यहाँ लोग दोनों के मुंह में नवरात्र के पहले अन्नदान ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वहाँ खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल हैं उससे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी। भला गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछेगा तब कोरी टोला वालों से जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितना समय लगेगा? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एक टकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर ना लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपिया जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज दे तो, ये बुआ, सुनती हो बुआ, मैया बुला रही है। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, तब बुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक ही बुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे बुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। यह उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ बुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। उसके बाद बुआ खाती खांसती आई और इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती है मैं तो पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने बुआ की अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना बगैर तो कुछ है नहीं। एक बाघड़ है और कुछ बर्तन बासन जो रात भर के यहाँ तमाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो बुआ? बुआ को तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या वो 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। बुआ ने अंधेरे में टटोलकर तमाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तमाकू रखा बिरजू की माँ ने, और वहाँ है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तमाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग मेले और कहाँ गई कि डिब्बी भर तमाकू है। तभी बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू के सिर पर कढ़ाई औंधाकर
अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही परेशान है। बेचारा मत कहो, मैया खूब चाहा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुझे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, ही। उसके बाद बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फक से बोली निकली, मलैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा। सभी फिर ठट्ठा मारकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने बुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं बुआ? उसके बाद बुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ओह, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा की मांग टीका पहना दे। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को क्या हो गया? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी करने लगा। अपने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करने के घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई काहे कन्नत रोहाट हो रहा है आंगन में? जंगी ने घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सबे औरतें चली गईं। अरी टिशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। उसके बाद बगल के झोपड़े से राधे की बेटी ने सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊं? बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खकवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू लरेना की बीबी राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल से बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक गद्दी लगा दी, साला लात मारकर लगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठट्ठा मारकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई। फिर जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ था, यानी 3 महीने पहले। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। उसके बाद गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी।
चांदनी कार्तिक की खेतों में धान के झर्राते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू एक ने बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी लरेना की बीबी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बैसकोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी टिकती है। अच्छा, अब एक बैसकोप का गीत गा दे। गा तो चंपिया डरती है, काहे जब भूल जाऊंगी बगल में मस्टरानी बैठी ही हैं। दोनों पुतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलाने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बाद में बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है, वाह भी कितनी प्यारी पुतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा कि उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम, या तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही थी। ये थी लाल पान की बेगम की पूरी कहानी, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी थी। अब ये शस्त्र आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरी कहानी संपूर्ण हो गई।